नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए अभी मॉर्फोलॉजी वाला जो पार्ट था वो तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसकी एनाटॉमी की, और एनाटॉमी वाले पार्ट में बच्चों अर्थवॉर्म में सबसे पहला सिस्टम जो हमने डिस्कस करना है वो कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि जो एलिमेंट्री कैनाल है अर्थवॉर्म की, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है कि एक ओपनिंग माउथ है और दूसरी ओपनिंग क्या है? एनस पाई जाएगी। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, एक ट्यूब लाइक एलिमेंट्री कैनाल है जो कि पूरी बॉडी में पाई जाती है। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवॉर्म इज स्ट्रेट ट्यूब एंड दैट रन्स बिटवीन फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी। फर्स्ट सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी और इसी को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। तो जैसा कि हमने हमारे एलिमेंट्री कैनाल में देखा कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, रादर उसमें अलग अलग जगह पे चेंजेस पाए जाते हैं, वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे हम अर्थवॉर्म के अंदर देखेंगे कि पूरी बॉडी की जो ये एलिमेंट्री कैनाल है इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अभी हमें यही समझना है कि किस सेगमेंट में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। सबसे पहले माउथ की बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि माउथ जो है बच्चों वो कौन से सेगमेंट में है? फर्स्ट सेगमेंट में। फर्स्ट सेगमेंट को क्या बोला था? पेरिस्टोमियम। ठीक है, तो माउथ तो कहां हो गया? पेरिस्टोमियम में हो गया। माउथ के बाद यहां पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है बच्चों बक्कल कैविटी। कौन सा आएगा? बक्कल कैविटी। तो ये जो बक्कल कैविटी है ये कहां पाया जाएगा? ये आपका पाया जाता है फर्स्ट से लेके थर्ड सेगमेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट से थर्ड सेगमेंट में अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है? बक्कल कैविटी मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो 3 से 5th सेगमेंट तक अगर हम देखते हैं तो क्या मिलती है? फेरिंक्स मिलता है, एक और मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फेरिंक्स बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो 5 to 7 सेगमेंट में क्या मिलेगा हमें? ईसोफेगस मिलेगी। ठीक है, सेगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्ट्रक्चर्स तो वही है जो ह्यूमन में आपने पढ़ा था, समवॉट सेम स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ अलग है, बट ये जो सेगमेंट्स हैं ये आपने यहां बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो फर्स्ट सेगमेंट में क्या है? माउथ है। फर्स्ट से थर्ड सेगमेंट में क्या है? बक्कल कैविटी है। फिर अगर हम देखें तो थर्ड से 5th सेगमेंट में क्या है? फेरिंक्स पाया जा रहा है। फिर अगर हम देखें तो 5 से 7 सेगमेंट में क्या है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोला हमने? ईसोफेगस पाया जाएगा। अब यहाँ पे एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोला? गिजार्ड। क्या बोला? गिजार्ड। तो ये जो गिजार्ड होता है ये कहां पाया जाएगा? 8th से 9th सेगमेंट में पाया जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखें तो स्टमक पाया जाएगा। कहां से कहां तक पाया जाएगा? 9th से 14th सेगमेंट तक। ठीक है, तो 9th सेगमेंट से 14th सेगमेंट तक क्या पाया जाएगा? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टमक बोल रहे हैं। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखें तो एक थोड़ा और ब्रॉड पार्ट पाया जा रहा है। अब ये स्टमक के बाद मतलब 14th सेगमेंट के बाद जितना भी पार्ट पाया जा रहा है इस पूरे पार्ट को हम बच्चों क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइन पार्ट बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम देखें तो इस इंटेस्टाइन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज टेफ्लोसोल। क्या बोलेंगे? टेफ्लोसोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। टेफ्लोसोल क्या होता है बच्चों? टेफ्लोसोल एक तरीके का फोल्ड होता है। जैसे आपने ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पढ़ा ना कि विलाइज पाए जाते हैं, माइक्रोविलाइज पाए जाते हैं, जो कि फोल्ड्स हैं एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। उसी तरीके से अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें, मान लीजिए ये एक क्रॉस सेक्शन है इंटेस्टाइन का, और उसमें अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का एक फोल्ड पाया जाता है, और ये जो फोल्ड है दिस फोल्ड इज नोन एज व्हाट? टेफ्लोसोल। और इस फोल्ड की होने की वजह से क्या हुआ कि जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है। एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? टेफ्लोसोल बोलते हैं। ठीक है, तो टेफ्लोसोल की लोकेशन भी आपसे पूछी जाती है। टेफ्लोसोल कहां पाया जाएगा? 27th सेगमेंट से लेके 95 या 97 सेगमेंट तक। एनसीईआरटी ने कैसे लिखा इसको? एनसीईआरटी में बताते हैं कि ये 26 सेगमेंट के बाद और लास्ट के 23 से 25 सेगमेंट छोड़कर पाया जाता है। मतलब अगर 120 सेगमेंट्स का अर्थवॉर्म है तो इसका मतलब यह है या तो 97 सेगमेंट तक होगा या कहां तक होगा? 95 सेगमेंट तक होगा। क्लियर? तो ये आपको याद रखनी, लास्ट के 23 से 25 सेगमेंट्स में ये टेफ्लोसोल नहीं पाया जाता। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा? 26 सेगमेंट के बाद स्टार्ट होगा और लास्ट के 23 से 25 सेगमेंट्स में नहीं पाया जाएगा। इसीलिए लोकेशन आपको बताया गया 27 से 95 या
97 सेगमेंट तक इस तरीके का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक फोल्ड पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, टेफ्लोसोल बोलते हैं। और ये टेफ्लोसोल का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाना। ठीक है, अब ये जो टेफ्लोसोल है, इस टेफ्लोसोल के बेसिस पे जो इंटेस्टाइन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट कौन सा हो गया, प्री टेफ्लोसोलर पार्ट। कौन सा हो गया, प्री टेफ्लोसोलर पार्ट, मतलब टेफ्लोसोल से पहले वाला पार्ट हो गया। फिर कौन सा हो गया, टेफ्लोसोल वाला पार्ट हो गया। और एक वो जो पीछे के बचे ना 23 से 25 सेगमेंट, वो कौन सा हो गया, पोस्ट टेफ्लोसोलर पार्ट हो गया। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेफ्लोसोल पूरी जो इंटेस्टाइन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्री टेफ्लोसोल पार्ट, टेफ्लोसोल पार्ट एंड पोस्ट टेफ्लोसोल पार्ट। ठीक है, प्री टेफ्लोसोल पार्ट कहाँ आ जाएगा, 15th सेगमेंट से लेके जो 26 सेगमेंट तक का पार्ट है वो कौन सा होगा, प्री टेफ्लोसोल वाला पार्ट होगा। 27 से 95 या 97 तक क्या होगा, टेफ्लोसोल पार्ट होगा। और उसके बाद के जो बचे हुए सेगमेंट से वहाँ क्या रहेगा बच्चों, पोस्ट टेफ्लोसोलर पार्ट रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। हाँ, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज इंटेस्टाइनल सीके। अब देखिए, ये एक कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है। और ये जो इंटेस्टाइनल सीके होते हैं ये 26 से लेके 22nd सेगमेंट तक पाए जाते हैं। तो 26 से 22nd क्यों लिखा, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ है, 26 में, और फिर ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए क्या लिखा है, 26 से लेके 22nd सेगमेंट तक कॉनिकल स्ट्रक्चर्स इंटेस्टाइनल सीके पाए जाएंगे, जहां से बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा। फिर यहाँ पे देखिए कुछ लिम्फ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। फिर यहाँ पे बताया गया आपको टेफ्लोसोलर पार्ट है, ये मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया कि टेफ्लोसोल जहाँ पाया जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, टेफ्लोसोलर पार्ट। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था अर्थवर्म की एलिमेंट्री कैनाल का, जहाँ पे हमने देखा किस सेगमेंट में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। जल्दी से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, माउथ कौन से सेगमेंट में पाया गया, फर्स्ट सेगमेंट में पाया गया। बक्कल कैविटी कहाँ पाया गया, फर्स्ट से थर्ड सेगमेंट में पाई गई। फिर फेरिंग्स कहाँ था, थर्ड से फिफ्थ सेगमेंट में था। फिर ईसोफेगस कहाँ था, 5 से 7 सेगमेंट में पाया गया। फिर 8 और 9 में क्या पाया गया, गिजार्ड पाया गया। फिर 9 से 14 तक क्या था बच्चों, एक ट्यूब लाइक स्टमक पाया गया। ठीक है, और फिर 14th सेगमेंट के बाद मतलब 15th सेगमेंट ऑनवर्ड्स क्या पाया गया, इंटेस्टाइन पाई गई। और इस इंटेस्टाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्री टेफ्लोसोलर रीजन, टेफ्लोसोलर रीजन एंड पोस्ट टेफ्लोसोलर रीजन। प्री टेफ्लोसोलर वो पार्ट है जहां टेफ्लोसोल नहीं होती है, मतलब 15th सेगमेंट से लेके 26th सेगमेंट तक क्या था, प्री टेफ्लोसोलर पार्ट। 27 से लेके 95 या 97 तक क्या रहेगा, जो आपका टेफ्लोसोलर पार्ट रहेगा। और उसके बाद वाला क्या रहेगा, पोस्ट टेफ्लोसोलर पार्ट रहेगा। सो दिस वाज अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द अर्थवर्म। अब इसको और डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम अर्थवर्म के फूडिंग के बारे में बात करें तो अर्थवर्म जो है वो ओमनीवोरस होता है, मतलब सब कुछ वो खाता है। कार्निवोरस भी है, हर्बीवोरस भी है, मतलब ये डेड इंसेक्ट्स को भी खा सकता है। उसके अलावा गार्डन में जो पत्तियां गिरती हैं, जो सड़ी हुई टहनियां होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनको भी ये क्या करता है, खा जाता है। ठीक है, तो ओमनीवोरस होता है। ह्यूमस पे फीड करता है, ह्यूमस मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर रिच सॉइल होती है उसको भी ये खाता है। डेड इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको भी खा जाता है। डेड लीव्स होती हैं, ट्विंग्स, ट्विंग्स मतलब क्या हो गया, टहनियां, जो पतली पतली टहनियां होती नहीं पत्तों की, उनको भी क्या करता है, ये खा जाता है। ठीक है, तो डेड इंसेक्ट्स को, डेड लीव्स को, ट्विग्स को, ह्यूमस सॉइल को भी क्या करता है, ये खाता है। ये इसका क्या हो गया, फूड हो गया। ठीक है, तो ओमनीवोरस होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो कह रहे हैं बक्कल जो कैविटी है वो ईटिंग में हेल्प करता है, फीडिंग में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि बक्कल कैविटी इसकी पोट्रिजिबल होती है। पोट्रिजुअल मतलब क्या, जो हल्का सा बाहर निकल सके। जो इसका फर्स्ट से थर्ड सेगमेंट वाला पार्ट है बक्कल कैविटी, वो हल्का सा बाहर आता है और उसी की हेल्प से ये फूड को क्या करेगा, ग्रैस्प करेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर हम देखें जो फेरिंग्स होता है, ये फेरिंग्स हेल्प करता है सकिंग ऑर्गन की तरह, या कहें कि सॉलोइंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो बक्कल कैविटी की हेल्प से फूड को क्या किया गया, ग्रैस्प किया गया, अंदर की तरफ एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचाया गया, और फिर फेरिंग्स उसको निगलने में, आगे की तरफ ले जाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बात की बक्कल कैविटी और फेरिंग्स की। अब आगे अगर हम देखें तो जो डाइजेशन है वो एक्चुअली डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, फेरिंग्स से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थवर्म की एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, फेरिंग्स से डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है। द रीजन इज फेरिंग्स के अंदर पाई जाती है क्रोमोफिल सेल। कौन सी सेल पाई जाती हैं, क्रोमोफिल सेल्स। और ये जो क्रोमोफिल सेल्स होती हैं बच्चों, ये सलाइवा का सिक्रीशन करती है। किसका सिक्रीशन करेगी, सलाइवा का सिक्रीशन करेगी। जैसे हमारे पास आपने पढ़ा ना, सलाइवरी ग्लैंड है,
और 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, उनसे क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। सिमिलरली अर्थवॉर्म के अंदर फेरिंग्स में एक क्रोमोफिल सेल्स पाई जाती हैं और इन्हीं सेल्स से क्या होता है, सलाइवा निकलता है। अब जैसे आपने ह्यूमन में पढ़ा कि जो सलाइवा निकला उस सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसके सलाइवा में भी एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम्स हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। क्या बोलेंगे बच्चों, एंडोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज आपने पढ़ा होगा। एंडोपेप्टाइडेज वो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड को बीच में से तोड़ते हैं, मतलब जो प्रोटीन की चेन है उसको, उसमें से जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको बीच से तोड़ते हैं, सेंटर से अगर प्रोटीन की चेन को तोड़ते हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं, एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम्स, ठीक है। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि जो एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन चेन्स को बीच में से तोड़ते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ क्या रहेगा, म्यूकस रहेगा। म्यूकस क्या करेगा, लुब्रिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करेगा, ठीक है। तो म्यूकस लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा और एंडोपेप्टाइडेज जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करेंगे, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फेरिंग्स में पाई जाने वाली जो क्रोमोफिल सेल्स होती हैं उन्हीं की हेल्प से डाइजेशन फेरिंग्स में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट फेरिंग्स पार्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखते हैं गिजार्ड जो है वो किस में हेल्प करता है, डिकेइंग में हेल्प करता है। बेसिकली गिजार्ड एक तरीके का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, फूड को ग्राइंड करता है, डिके करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आफ्टर द गिजार्ड कौन सा पार्ट आया, स्टमक आया। कौन सा सेगमेंट होगा, याद करिए जल्दी से, 9th से 14th सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट था, 9th से 14th सेगमेंट, ठीक है। तो स्टमक जो प्रेजेंट है यहाँ पे 9th से 14th सेगमेंट में, इसमें स्फिंक्टर्स होते हैं दोनों एंड पे। स्फिंक्टर्स का मतलब क्या है, अगेन वो जो सर्कुलर मसल का एक ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या पाया जाता है, स्ट्रक्चर, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टमक में जब फूड आएगा और जब स्टमक से फूड बाहर जाएगा, दोनों चीजों को कंट्रोल किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ दिस स्फिंक्टर्स, ठीक है। तो स्फिंक्टर जैसे हमारे स्टमक में आपने पढ़ा होगा कि आने के समय कौन सा होता है, एंट्री के पॉइंट पे कौन सा है, कार्डियक स्फिंक्टर, और जब एग्जिट का पॉइंट होता है तो वहां कौन सा होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसी तरीके से यहाँ भी दोनों एंड पे, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं सर्कुलर मसल के बने हुए, और उनको हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट एट बोथ द एंड्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कह रहे हैं ग्लैंड सेल्स इन द वॉल ऑफ स्टमक दे सिक्रीट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अगेन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। जैसे हमारे स्टमक की वॉल में हमने देखा था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, उसी तरीके से यहाँ भी स्टमक की वॉल में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और उन ग्लैंड्स से क्या होता है बच्चों, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स निकलते हैं, मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो कह रहे हैं दीज एंजाइम्स एक्ट ऑन द लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन एंड कन्वर्ट देम इनटू द स्मॉलर वंस, राइट। तो जैसे प्रोटीन के जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ी जो प्रोटीन की चेन होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैल्सीफेरस ग्लैंड, नाउ दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्सीफेरस ग्लैंड जो स्टमक में प्रेजेंट होती हैं वो जो ह्यूमिक एसिड है, बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि अर्थवॉर्म जो है वो क्या करेगा, सॉइल को खाएगा। अब सॉइल में क्या होता है, ह्यूमिक एसिड पाया जाता है। उस ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सिक्रीशन है वो कहां से निकल रहा है, कैल्सीफेरस ग्लैंड से। एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने याद रखनी है। कैल्सीफेरस ग्लैंड जो स्टमक में पाई जाती हैं वो न्यूट्रलाइज करती हैं ह्यूमिक एसिड को। कहां प्रेजेंट होता है, ह्यूमस में, ठीक है। तो ह्यूमस में जो ह्यूमिक एसिड पाया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सिक्रीशन कहां से निकलता है, कैल्सीफेरस ग्लैंड से। और ये कैल्सीफेरस ग्लैंड्स कहां पाई जाएंगी, ये पाई जाएंगी स्टमक के अंदर, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, डेट इज व्हाट, इंटेस्टाइन, मतलब 15th सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक का जो पार्ट है अब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। इंटेस्टाइन में अगर हम देखें बच्चों तो ये लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 15th से लेके 120th सेगमेंट तक की बात कर रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, लॉन्गेस्ट हो जाएगा। आपने स्ट्रक्चर में देखा था कि ये वॉइड भी था, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो कैसा है, वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। फिर देखिए लिखा है हाईली वैस्कुलर होता है, मतलब यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई है इंटेस्टाइन के वॉल में वो अदर पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल के उनकी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, इसलिए लिखते हैं हाईली वैस्कुलर। और कैसा होगा बच्चों, ग्लैंडुलर पार्ट होगा। ग्लैंडुलर पार्ट मतलब इंटेस्टाइन की वॉल में बहुत सारे क्या होंगे, ग्लैंड्स पाए जाएंगे, और यही रीजन है कि यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में अर्थवॉर्म के मैक्सिमम डाइजेशन कहां पाया जाएगा, आंसर आपका क्या होगा, मैक्सिमम डाइजेशन होगा एलिमेंट्री कैनाल की
इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। क्लियर? तो मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ पे होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है फूड का। तो यहाँ पे दो ब्लाइंड सैक डक्ट भी पाए गए थे, हमने देखा था पीछे, कॉनिकल स्ट्रक्चर्स पाए गए थे, और ये कहाँ से अटैच थे? 26 सेगमेंट से अटैच थे। ठीक है, और इन्हीं को हमने क्या बोला था? इंटेस्टाइनल सीके। क्या बोला था? इंटेस्टाइनल सीके। तो ब्लाइंड सैक क्यों बोला बच्चों? क्योंकि इंटेस्टाइनल सीके जो है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, मतलब एक एंड उसका क्या था? क्लोज था, और ओपनिंग केवल एक ही एंड पे थी, इसीलिए उसको आपने क्या बोला? ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक कॉनिकल स्ट्रक्चर है जिसको ओरिजिनेट कहां से हो रहा है? 26 सेगमेंट से। पीछे कहां तक जा रहा है? 22 सेगमेंट तक जा रहा है, 22nd सेगमेंट तक जा रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पे इंटेस्टाइनल सीके हैं। ठीक है, अब आगे लिखते हैं कि ये जो है वो 22nd सेगमेंट तक पाए जाते हैं और सिक्रेट क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये सारी चीजें मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन की। नेक्स्ट अगर देखें तो कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस मेनली इन द इंटेस्टाइन बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? टेफ्लोसोल। मैंने आपको बताया टेफ्लोसोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन। ऑल्दो यहाँ पे विलाइज भी पाए जाते हैं, ठीक है, विलाइज भी पाए जाते हैं, बट मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? टेफ्लोसोल। और कहां से कहां तक पाया जा रहा है ये? 27th सेगमेंट से लेके 95 या 97 सेगमेंट तक पाया जाता है। ठीक है, तो टेफ्लोसोल एक एब्जॉर्प्शन के लिए स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, उसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं। ये देखिए वही आपको फोल्ड बना के दिखाया हुआ है, ये जो फोल्ड है पूरा रेड कलर का, दिस वन इज नोन एज व्हाट? टेफ्लोसोल। उसके अलावा कुछ विलाइज भी यहाँ पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो विलाइज आर ऑल्सो देयर, बट मोस्टली जो है वो कौन है? टेफ्लोसोल फॉर द एब्जॉर्प्शन पर्पज, राइट। नेक्स्ट लिखते हैं एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस आफ्टर 26 सेगमेंट। सो इट इज ऑब्वियस कि आफ्टर 26 सेगमेंट क्यों लिखा? क्योंकि 27 सेगमेंट से ही क्या स्टार्ट हो रहा है? टेफ्लोसोल स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए क्या लिखा कि एब्जॉर्प्शन जो है वो कहां से शुरू होगा? 26 सेगमेंट से शुरू होगा। ठीक है, फिर लिखते हैं ब्लड डिस्ट्रीब्यूट्स डाइजेस्टेड फूड। अब जो ये डाइजेस्टेड फूड है जो एब्जॉर्ब होके गया है ब्लड वेसल्स में, ब्लड इसको क्या करेगा? पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यही तो काम है ब्लड का। जो भी एब्जॉर्ब्स, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ब्लड क्या करेगा? सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अगर वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो रेक्टम वाले रीजन में रेक्टल पैपिलाज यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि मेनली क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद जो इसका फीकल मैटर बचता है वो लास्ट सेगमेंट जो कि पाइजिडियम था, वहां से ये क्या होता है? बाहर निकल आता है इन द फॉर्म ऑफ worm castings, right? So this was all about digestive system. It's very important system, digestive system of the earthworm. ठीक है, now next we will discuss about respiratory system. Respiratory system is very simple because as such यहाँ कोई respiratory structure पाया ही नहीं जाता है। कोई भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। बेसिकली जो भी रेस्पिरेशन का काम है वो बॉडी सरफेस से हो रहा है, स्किन के थ्रू हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि जो रेस्पिरेशन है वो कैसा है बच्चों? क्यूटिनियस रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। फिर रेस्पिरेशन जो है वो किसके थ्रू हो रहा है? स्किन के थ्रू हो रहा है, और इसी को क्या लिखा गया? क्यूटिनियस रेस्पिरेशन ये होता है। एंड ऐसा इसलिए यहाँ पे हो पाता है बिकॉज इसकी जो स्किन है, देखिए वही चीज लिखी हुई है, अर्थवॉर्म इज वेल अडॉप्टेड फॉर दिस क्यूटिनियस रेस्पिरेशन एज स्किन इज थिन। कौन कौन से फीचर्स हैं स्किन के जो क्यूटिनियस रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं? एक तो स्किन थिन होती है, मॉइस्ट होती है, और हाईली वैस्कुलर होती है। हाईली वैस्कुलर होने का मतलब क्या है? डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज यहाँ पे पाया जाएगा। मतलब स्किन के नीचे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं जिसकी हेल्प से एक्सचेंज जो है वो बहुत जल्दी हो पाता है। ठीक है, तो ये एक्सचेंज में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नॉर्मली जो अर्थवॉर्म होता है वो कैसा होता है? एरोबिक होता है। नॉर्मली जो अर्थवॉर्म है वो कैसा रेस्पिरेशन करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, बट ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी लगभग 30 आवर्स तक रह सकता है। तो अर्थवॉर्म कैन सर्वाइव इवन विदाउट ऑक्सीजन अप टू अप्रॉक्स 30 आवर्स। ठीक है, तो लगभग 30 मिनट तक ये 30 घंटे तक ये सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। अब बच्चों ये जो सिस्टम है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो सबसे पहली बार क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम अगर कहीं पाया गया था तो वो था एनालिडा के मेंबर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोज वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुआ था। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, क्लोज वैस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा।
क्लोज वैस्कुलर सिस्टम मतलब ब्लड जो है वो कन्फाइंड रहेगा किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। तो क्लोज वैस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज एंड हार्ट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ट्रू ब्लड वेसल्स यहाँ पे पाई जाएंगी, ठीक है। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पे ट्रू ब्लड वेसल्स बन गई थी एनालिडा के अंदर। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लड की। ब्लड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ब्लड पाया जाता है बच्चों वो रेड कलर का तो होता है। यहाँ पे जो ब्लड पाया जाएगा वो कैसा होगा, रेड कलर का होगा, क्योंकि वहां पे क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जो कि एक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट है, वो यहाँ पे पाया जाएगा, एक प्रोटीन है, और इस वजह से इसका जो कलर है वो कैसा रहेगा, रेड रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में प्रेजेंट नहीं है। जो हीमोग्लोबिन होता है रादर इट इज डिजॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा। कहां पाया जाएगा, ब्लड प्लाज्मा में। यहां पे अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए कि ये एक ब्लड वेसल है और इसमें अगर हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की, तो यहां पे अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ये जो ब्लड सेल्स हैं ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। दीज आर ब्लड सेल्स, और ये जो ब्लड सेल्स हैं ये कैसी रहेंगी, कलरलेस ब्लड सेल्स, ठीक है। ये मान लीजिए हो गई ब्लड सेल, और ये कैसी रहेगी, कलरलेस रहेगी। लेकिन इसके बीच में ये जो प्लाज्मा भरा हुआ है, ये जो ब्लड सेल्स के बीच में यहाँ पे ये प्लाज्मा भरा हुआ है, नाउ दिस प्लाज्मा, दिस इज व्हाट, रेड प्लाज्मा। ये कैसा रहेगा, रेड प्लाज्मा, ठीक है। तो जो प्लाज्मा है ये कैसा है, रेड है, जबकि ब्लड सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, कलरलेस होती हैं। The reason is कि hemoglobin is not present inside the cells, rather it is dissolved in the plasma. ये कहाँ है, प्लाज्मा में डिजॉल्व है, इस वजह से इसको हमने क्या बोला, प्लाज्मा कैसा रहेगा, रेड, और जो ब्लड की सेल्स हैं बच्चों वो कैसी रहेंगी, कलरलेस रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज लिखी गई। आरबीसी तो एब्सेंट होती है क्योंकि ये नॉन कॉर्डेटा है, लेकिन जो बची हुई ब्लड सेल्स होती हैं वो भी कैसी होती हैं, कलरलेस होती हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन को हम यहाँ पे इरेथ्रोक्यूरिन या इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन। देखिए यहां से बहुत क्लियर होगा आपको, ये इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन क्यों बोला, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा, और इसी प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है बच्चों, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। मतलब हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट है, दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। इसी वजह से ऐसे हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन, या इसी का एक और नाम होता है इरेथ्रोक्यूरिन, ठीक है। तो इरेथ्रोक्यूरिन या इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन, इसके हीमोग्लोबिन को हम लोग बोलेंगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द ब्लड पार्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर को समझना है। ये थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर जरूर है, बट वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस स्ट्रक्चर इन डिटेल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स आपको नजर आ रही हैं। ये पूरा का पूरा एक एनसीईआरटी का डायग्राम है हमारा अर्थवॉर्म का। इसमें कई सारी ब्लड वेसल्स आपको नजर आ रही हैं, वन बाय वन हम सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, बात करते हैं डॉर्सल वेसल की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वेसल है, और ये जो वेसल है ये थर्ड से लेके लास्ट सेगमेंट तक पाई जाती है। अगेन एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स की तरह यहाँ पे भी आपको सेगमेंट्स याद करने होंगे, ठीक है। तो अर्थवॉर्म इज ऑल अबाउट सेगमेंट्स, सारे सेगमेंट्स आपने याद करने होंगे, ठीक है। तो डॉर्सल वेसल जो है वो कहां से कहां तक पाई जाएगी, थर्ड सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक पाई जाती है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये याद करिए कि ये वही डॉर्सल वेसल है जिसके बेसिस पे हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि अर्थवॉर्म डॉर्सल साइड कौन सी है और उसकी वेंट्रल साइड कौन सी है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था मिड डॉर्सल लाइन पाई जाती है विच इज नथिंग बट द डॉर्सल ब्लड वेसल। तो यही देखिए, ये बड़ी सी एक ब्लड वेसल होती है और ये स्किन के ऊपर से चमक रही होती है। इसी के बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये अर्थवॉर्म की डॉर्सल साइड है, ठीक है। सो दिस इज डॉर्सल ब्लड वेसल। अभी हम केवल लोकेशन की बात कर रहे हैं, ब्लड कहां से कहां जा रहा है, क्या उसका फंक्शन है, डेट ऑल थिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। अभी जस्ट केवल आपको लोकेशन समझनी है, ठीक है। तो देखिए ये डॉर्सल ब्लड वेसल है, थर्ड से लेके लास्ट सेगमेंट में पाई जा रही है। ये जो पूरी रेड कलर वाली आपको नजर आ रही है ना, दिस वन इज व्हाट, डॉर्सल ब्लड वेसल, ठीक है। इसी तरीके से ये जो नीचे की ब्लू वाली वेसल आपको नजर आ रही है, दिस वन इज नोन एज व्हाट, वेंट्रल वेसल। इसको क्या बोल रहे हैं, वेंट्रल वेसल। और ये कहां से कहां तक पाई जाएगी बच्चों, ये पाई जाएगी सेकंड से लेके लास्ट सेगमेंट तक। कहां पाई जाएगी, सेकंड से लेके लास्ट सेगमेंट
सेगमेंट तक। अगेन नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सेकंड से लास्ट सेगमेंट तक कौन सी वेसल है? वेंट्रल वेसल है। ये नीचे जो ब्लू वाली आपको दिख रही है ना, दिस वन इज वेंट्रल वेसल, ठीक है। इसी तरीके से आगे अगर हम देखें तो एक और वेसल हमको नजर आती है। नाउ दिस वन इज व्हाट? लैटरल इसोफेजियल वेसल। इसको क्या बोला? लैटरल इसोफेजियल वेसल। ये जो वेंट्रल के ऊपर इस तरीके की आपको नजर आ रही है, ये एक जो वेसल नजर आ रही है, नाउ दिस वन इज व्हाट? लैटरल इसोफेजियल वेसल, ठीक है। और ये कहां से कहां तक है? सेकंड से लेके 13th सेगमेंट तक पाई जाती है। अब बच्चों ये जो लैटरल इसोफेजियल वेसल है जो कि सेकंड से 13th सेगमेंट तक पाई जा रही है, यही वेसल अगर आप देखें तो ये आगे जाके यहां से अगर आप देखें, ये जो पूरी वेसल है ये कौन सी है? लैटरल इसोफेजियल वेसल है। और यही आगे जाके किसमें मिल जा रही है? ये किसमें मिल जा रही है? ये मिल जा रही है एक और वेसल में जिसका नाम है सब न्यूरल वेसल। क्या नाम है? सब न्यूरल वेसल। क्यों ऐसा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि अगर हम इसके नर्व कॉर्ड की बात करेंगे तो वो नर्व कॉर्ड ऊपर पाई जाएगी और ये नर्व कॉर्ड के भी क्या होगी? नीचे होगी, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड के नीचे है, इसी वजह से नाम क्या दे दिया? सब न्यूरल वेसल, ठीक है। तो ये 14th से लेके लास्ट सेगमेंट तक जो वेसल पाई जाती है उसको अपन क्या बोलेंगे? सब न्यूरल वेसल। और इसी सब न्यूरल वेसल में आगे की तरफ जो पार्ट है इसका, उसको हमने क्या बोला? लैटरल इसोफेजियल वेसल। जस्ट आपको केवल अभी लोकेशन से याद करनी है, नाम से याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो है ये कौन सी है बच्चों? कमिश्चरल वेसल। इसको क्या बोला? कमिश्चरल वेसल, जो कि इस वेंट्रल वेसल को डॉर्सल वेसल से कनेक्ट करती है, उसको हमने क्या बोला? कमिश्चरल वेसल। 14th सेगमेंट से स्टार्ट होके पीछे के सारे सेगमेंट्स में ये 1 पेयर हर सेगमेंट में पाई जाती है, कमिश्चरल वेसल, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो अब हम हार्ट की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि अर्थवॉर्म में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, तो यहां पे आप देखिए हार्ट की हेल्प से बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं कि हार्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेगमेंटली रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था मेटामेरिक सेगमेंटेशन में कुछ ऑर्गन्स का सीरियल वाइज रिपीटिशन देखा जाता है, वैसे ही आप देखिए हार्ट जो है वो 7th सेगमेंट में भी पाया जा रहा है, 9th सेगमेंट में भी पाया जा रहा है, फिर 12th में भी है और 13th में भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो दो तरीके के हार्ट होते हैं। पहला जो है वो कौन सा है? लैटरल हार्ट। कौन सा है? लैटरल हार्ट। 1 पेयर इन ईच सेगमेंट, 1 पेयर इन ईच सेगमेंट। 1 पेयर कहां है? 7th सेगमेंट में। 1 पेयर कहां है? 9th सेगमेंट में। तो ये 2 पेयर क्या हो गए हमारे पास? लैटरल हार्ट्स हो गए। इसी तरीके से लैटरल इसोफेजियल हार्ट, और ये जो है कहां है? 12th और 13th सेगमेंट में। मतलब 1 पेयर 12th सेगमेंट में और 1 पेयर कहां हो गया? 13th सेगमेंट में। तो टोटल अगर हम नंबर की बात करें तो टोटल कितने हो गए? 4 पेयर हार्ट। टोटल कितने हो गए? 4 पेयर हार्ट हो गए, मतलब टोटल नंबर 8 हो गया, ठीक है। तो 8 या 4 पेयर हार्ट पाए जाते हैं अर्थवॉर्म के अंदर। ये नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पे कुछ और स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर लूप। एंटीरियर लूप, इससे भी ब्लड जो है वो ट्रांसफर होता है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो एंटीरियर लूप है ये 10th और 11th सेगमेंट में पाया जाता है। कहां पाया जाएगा? 10th और 11th सेगमेंट में, ठीक है। तो ये सारे सेगमेंट्स आपने 1 बाय 1 करके याद रखने हैं। सबसे पहले एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करता हूं। सबसे पहले जो डॉर्सल वेसल है वो कहां पाई जाएगी? आपकी 3rd से लेके लास्ट जो सेगमेंट है वहां तक क्या पाई जाएगी? डॉर्सल वेसल पाई जाएगी। वेंट्रल वेसल कहां पाई जाएगी? 2nd से लेके लास्ट सेगमेंट तक पाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद लैटरल इसोफेजियल वेसल कहां पे पाई जाएगी? ये 2nd से लेके 13th सेगमेंट तक पाई जाएगी। इसी का आगे एक्सटेंशन हमने क्या देखा? सब न्यूरल वेसल, जो कहां से कहां तक पाई जा रही है? 14th से लेके लास्ट सेगमेंट तक पाई जा रही है, ठीक है। कमिश्चरल वेसल 14th से लेके लास्ट सेगमेंट तक पाई जाएंगी। फिर मैंने आपको बताया 4 पेयर ऑफ हार्ट होंगे। 2 पेयर कहां है? 7th और 9th में। जो 7th और 9th में उनको क्या बोला? लैटरल हार्ट्स बोला, ठीक है। 2 पेयर कहां है? 12th और 13th सेगमेंट में, उनको क्या बोला? लैटरल इसोफेजियल हार्ट। 2 पेयर एंटीरियर लूप्स पाए जाते हैं कहां पे? 11th और 10th सेगमेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक जनरल स्ट्रक्चर हमने देखा, कौन सी स्ट्रक्चर कहां पे पाई जाती है इन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। नाउ 1 बाय 1 वी विल डिस्कस इन देम डिटेल। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डॉर्सल वेसल की। देखिए डॉर्सल वेसल मेन ब्लड वेसल है और एक्सटर्नली विजिबल है। ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बताए, बाहर से ये विजिबल थी, इसीलिए इसके बेसिस पे हम ये बता पा रहे थे कि कौन सी सरफेस डॉर्सल है और कौन सी सरफेस वेंट्रल है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें तो कह रहे हैं ये 3rd से लेके लास्ट सेगमेंट तक पाई जाती है।
थर्ड से लास्ट सेगमेंट तक पाई जाती है ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। डायग्राम से क्लियर था ये। फिर अगर हम देखें तो ये मस्कुलर वॉल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए इसकी जो वॉल है वो कैसी है, मस्कुलर है, और यहाँ पे वॉल्व्स पाए जाते हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्व्स यहाँ प्रेजेंट हैं और इसकी जो वॉल है वो कैसी है, मस्कुलर। तो ये जो हमारे पास पूरी है ये कौन सी है, डॉर्सल ब्लड वेसल, मस्कुलर वॉल है और वॉल्व यहाँ पे पाए जाएंगे। ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर हम ब्लड फ्लो की बात करते हैं तो इसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, ये पीछे से आगे की तरफ होता है। मतलब ये जो ब्लड वेसल है इसके अंदर अगर हम ब्लड फ्लो की बात करेंगे बच्चों, तो पीछे से आगे की तरफ ब्लड का फ्लो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं ये कैसा है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर ब्लड फ्लो पाया जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड का जो फ्लो है वो कैसा रहेगा, पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़नी थी। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो ये जो डॉर्सल ब्लड वेसल होती है ये दो तरीके की होती है, एक तो ये कलेक्टिंग है और एक कैसी है, डिस्ट्रीब्यूटिंग है। मतलब आधे रास्ते में तो ये ब्लड वेसल क्या करती है, ब्लड को कलेक्ट करती है, जबकि बाकी के पार्ट में क्या करती है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। देखिए समझते हैं ये कैसे डबल फंक्शन कर रही है। यहां पे देखिए डॉर्सल ब्लड वेसल लास्ट सेगमेंट से लेके 14th सेगमेंट तक, पीछे वाले सेगमेंट से, लास्ट सेगमेंट से 14th सेगमेंट तक ये क्या कर रही है, कलेक्टिंग वेसल की तरह काम कर रही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो उनमें से ये एक है कि डॉर्सल ब्लड वेसल जो है वो किस सेगमेंट में कलेक्टिंग है और किस सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूटिंग है, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। डॉर्सल ब्लड वेसल लास्ट सेगमेंट से लेके 14th सेगमेंट तक कैसी है, कलेक्टिंग है। क्यों, क्योंकि ये कलेक्ट कर रही है ब्लड कहां से, फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। कहां से कलेक्ट कर रही है, एलिमेंट्री कैनाल से। मतलब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल से यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ब्लड यहाँ से क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है। ये इस तरीके से अगर हम देखें तो ब्लड यहाँ पे क्या कर रही है, ये कलेक्ट कर रही है। इसलिए इसको हमने क्या बोला, कलेक्टिंग वेसल। क्या बोला, कलेक्टिंग वेसल। कहां से कहां तक है, 14th सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक ये कैसी होगी, कलेक्टिंग वेसल हो जाएगी। क्लियर है। आगे अगर हम देखें तो यहां कह रहे हैं कि जो डॉर्सल वेसल है ये फर्स्ट से लेके 13th सेगमेंट तक कैसी होती है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिंग। कैसी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग। फर्स्ट से लेके 13th सेगमेंट तक ये जो वेसल है ये कैसी रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल रहेगी। क्यों, क्योंकि अब ये क्या कर रही है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। लिखा है सप्लाई ब्लड टू द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये किसको सप्लाई कर रही है, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मतलब यहां से अगर हम देखें तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है, यहाँ पे जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो ब्लड है ये एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सारा कुछ देखना था डॉर्सल ब्लड वेसल के बारे में। दो तरीके का फंक्शन है, 14th सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक अगर हम देखें तो वो कैसी रहेगी, कलेक्टिंग रहेगी। एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड को कलेक्ट कर रही है और आगे के पार्ट्स में क्या कर रही है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। तो ये आगे डिस्ट्रीब्यूटिंग और पीछे कैसे रहेगी, कलेक्टिंग। वॉल्व प्रेजेंट है, मस्कुलर वॉल्व है, लार्जेस्ट वेसल है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेंट्रल वेसल की। वेंट्रल वेसल, ये जो नीचे ब्लू कलर की वेसल है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो वेंट्रल वेसल के बारे में क्या बताया गया था, सेकेंड से लास्ट सेगमेंट तक पाई जाएगी। सेकेंड सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक ये पाई जाएगी। और वेंट्रल वेसल जो होती है ये वेंट्रल साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है। तो देखिए वेंट्रल साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, इसी वजह से इसको क्या बोला गया, वेंट्रल वेसल बोला गया, ठीक है। फिर क्या लिख रहे हैं, इसकी जो वॉल है वो कैसी है, नॉन मस्कुलर। नाउ दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर अगेन, कि इसकी जो वॉल हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, नॉन मस्कुलर। ये कैसी हो जाएगी, नॉन मस्कुलर, ठीक है। वहां हमने क्या बोला था, उसकी वॉल कैसी थी, मस्कुलर। डिफरेंस समझ में आया। डॉर्सल ब्लड वेसल की वॉल कैसी है, मस्कुलर, जबकि वेंट्रल की वॉल कैसी है, नॉन मस्कुलर। और यहाँ पे बच्चों वॉल्व भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल में। डॉर्सल ब्लड वेसल में वॉल्व मस्कुलर थी, वॉल्व प्रेजेंट थे, यहाँ पे नॉन मस्कुलर है और वॉल्व क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर कह रहे हैं ब्लड का जो फ्लो है वो कैसा होगा, ब्लड फ्लोज फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। तो ये भी उसके अपोजिट है। यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, आगे से पीछे की तरफ हो रहा है, राइट।
तो ये एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में यहाँ पे ब्लड का फ्लो होता है। जहाँ पे हमने क्या बोला था, पीछे से आगे की तरफ होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कह रहे हैं वेंट्रल वेसल इज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। अब डॉर्सल में क्या बोला था, कलेक्टिंग भी है और डिस्ट्रीब्यूटिंग भी है, बट वेंट्रल जो है वो ऑल अलोंग इट्स लेंथ ये क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है, मतलब पूरी लंबाई में ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है, बांटती रहती है, ठीक है। तो ये होल लेंथ में कैसी है, डिस्ट्रीब्यूटिंग है। फिर कह रहे हैं सप्लाई ब्लड टू बॉडी वॉल एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। तो जो गोनैड्स हैं, जो सेप्टा है, इंटरसेगमेंटल सेप्टा है, इन सबको ये क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं, बॉडी वॉल को भी सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड को सप्लाई करने का काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये ब्लड सप्लाई कर रही है तो इसके पास ब्लड आया कहां से, ये भी तो एक क्वेश्चन है। अगर ये ब्लड वेसल ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो ब्लड आया कहां से, तो इसके पास जो ब्लड आता है बच्चों वो हार्ट से आता है। कहां से आता है, हार्ट से आता है। और हार्ट में कहां से आता है, डॉर्सल ब्लड वेसल से आता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये कह रहा है आफ्टर 13th सेगमेंट 14th टू लास्ट सेगमेंट इट ऑल्सो सप्लाइड ब्लड टू द एलिमेंट्री कैनाल। तो बॉडी वॉल को तो कर ही रही है 14th सेगमेंट के बाद, बट उसके साथ साथ और किसको कर रही है, एलिमेंट्री कैनाल को भी ये ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो यही सारी चीजें, रिसीव्स ब्लड फ्रॉम डॉर्सल ब्लड वेसल थ्रू 4 पेयर ऑफ हार्ट्स। तो वो भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ये डॉर्सल ब्लड वेसल है, यहाँ पे इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हार्ट है और यहाँ से क्या होगा, ब्लड इसके पास आएगा। तो ऊपर से नीचे वेंट्रल वेसल के पास ब्लड आता है और इस ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनिशियल 13 सेगमेंट में बॉडी वॉल और रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को, पीछे के सेगमेंट्स में बॉडी वॉल रिलेटेड स्ट्रक्चर्स प्लस एलिमेंट्री कैनाल को भी ब्लड यहीं से मिलता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट वेंट्रल वेसल, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सब न्यूरल वेसल एंड लेटरल इसोफेजियल वेसल्स, ठीक है। अब देखिए ये जो सब न्यूरल वेसल होती है ये कहां से स्टार्ट होती है, 14th सेगमेंट से स्टार्ट होगी और कहां तक पाई जाएगी, लास्ट सेगमेंट तक पाई जाएगी, ठीक है। और इसी वेसल में अगर हम देखें तो आगे की तरफ जो इसका एक्सटेंशन है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लेटरल इसोफेजियल वेसल बोलेंगे, ठीक है। अब इस वेसल की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही वेसल्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। तो एक बार जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे मसल जो है वो एब्सेंट होगी, उसके साथ साथ जो वॉल्व हैं वो भी क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। तो जो सब न्यूरल वेसल है, जो लेटरल इसोफेजियल वेसल है, उनकी वॉल में ना ही मसल्स पाई जाएंगी और ना ही क्या पाया जाएगा, वॉल्व्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो मसल्स और वॉल्व्स जो हैं वो बच्चों क्या रहेंगे, यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो कह रहे हैं ब्लड जो है उसका फ्लो होने का डायरेक्शन कैसा है, फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन है, मतलब आगे से आप देख रहे हैं कहां जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ब्लड फ्लो का डायरेक्शन यहाँ कैसा रहेगा, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन तक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि ये भी कैसे काम करते हैं, एज अ कलेक्टिंग वेसल काम करते हैं। कलेक्टिंग वेसल काम करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये ब्लड को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब कहां से कलेक्ट कर रहे हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं लेटरल इसोफेजियल वेसल की, तो वो कहां से कलेक्ट करता है, बॉडी वॉल से और एलिमेंट्री कैनाल से। कहां से कलेक्ट करेगी, बॉडी वॉल से कलेक्ट करेगी और कहां से कलेक्ट करेगी, एलिमेंट्री कैनाल से कलेक्ट करेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे सब न्यूरल वेसल की बात करते हैं तो सब न्यूरल वेसल जो है वो कहां से कलेक्ट करती है, केवल और केवल बॉडी वॉल से ब्लड को कलेक्ट करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको यहाँ पे याद रखनी है सब न्यूरल वेसल और लैटरल इसोफेजियल वेसल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक और वेसल है, डेट इज सुप्रा इसोफेजियल वेसल। ये जो बच्चों सुप्रा इसोफेजियल वेसल होती है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे पाई जाती है। आप डायग्राम में देखें, ये हमारे पास जो रेड कलर की वेसल यहाँ पे दिखाई गई है आपको, दिस वन इज व्हाट, सुप्रा इसोफेजियल वेसल। सेगमेंट अगेन आपको याद रखने हैं, कहां से कहां होगी, 9th से लेके 13th सेगमेंट तक ये पाई जाएगी, ठीक है। 9th से लेके 13th सेगमेंट तक ये पाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले लिखा है कि 9th से लेके 13th सेगमेंट तक पाई जाती है। कहां पाई जाएगी बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल साइड में। कहां पाई जाएगी, एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल साइड में पाई जाएगी, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो कह रहे हैं कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम गिजार्ड वॉल एंड स्टमक। तो इसका फंक्शन भी कैसा हो गया,
कलेक्टिंग नेचर हो गया। कहां से कलेक्ट कर रहे हैं? गिजार्ड की वॉल से। और कहां से कर रहे हैं? स्टमक की वॉल से कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वी नो डैट जो गिजार्ड और स्टमक है वो हमने कहां पढ़ा था बच्चों? 8th और 9th सेगमेंट में क्या था? गिजार्ड था। और स्टमक कहां था? 9th से 14 सेगमेंट तक था, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा कि ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं और उनसे जो ब्लड कलेक्ट करने का काम कर रहा है वो कौन सी वेसल कर रही है? सुप्रा इसोफेजियल वेसल करेगी, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास एंटीरियर लूप्स। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थवर्म के अंदर 4 पेयर ऑफ तो क्या पाए जाते हैं? हार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। उसी के साथ 2 पेयर ऑफ एंटीरियर लूप्स भी पाए जाते हैं। कौन से सेगमेंट्स में ये पाए जाएंगे? 10th सेगमेंट में और 11th सेगमेंट में, ठीक है। तो एंटीरियर लूप्स की अगर हम बात करें तो 10th और 11th सेगमेंट में 2 पेयर ऑफ एंटीरियर लूप्स पाए जाते हैं। और ये जो एंटीरियर लूप्स होते हैं इनका फंक्शन अगर हम देखें तो यहां पे लिखा है दे टेक्स द ब्लड फ्रॉम लैटरल इसोफेजियल वेसल टू सुप्रा इसोफेजियल वेसल, ठीक है। जो लैटरल इसोफेजियल वेसल है, जो ये येलो कलर वाली वेसल आपको नजर आ रही है ना, इन येलो कलर की वेसल से ब्लड को लेके ये जो ऊपर रेड कलर वाली वेसल है जिसको हमने क्या बोला? सुप्रा इसोफेजियल वेसल, उसको ब्लड ट्रांसफर करने का काम किसका होगा बच्चों? ये काम होगा एंटीरियर लूप्स का। तो फंक्शन आपने याद रखना है, लैटरल इसोफेजियल से ब्लड लेके किसको देना है? सुप्रा इसोफेजियल वेसल को, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो कह रहे हैं ब्लड कलेक्टेड इन सुप्रा इसोफेजियल वेसल रीच टू द लैटरल इसोफेजियल हार्ट। अब ये एक और आगे का पॉइंट आपको बताया गया कि जो ब्लड इस तरीके से एंटीरियर लूप्स की सहायता से कहां पहुंचा है? सुप्रा इसोफेजियल वेसल में पहुंचा है। अब सुप्रा इसोफेजियल वेसल से ये कहां पहुंचेगा? लैटरल इसोफेजियल हार्ट में पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि आप देखिए ये हमारे पास कौन सी है? सुप्रा इसोफेजियल वेसल। और यहां पे ये जो कनेक्शंस आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, दीज कनेक्शंस, ये जो कनेक्शंस हैं, इन कनेक्शंस की हेल्प से क्या होगा बच्चों? ये पहुंचेगा लैटरल इसोफेजियल हार्ट में। और ये जो लैटरल इसोफेजियल हार्ट है ये कुछ इस तरीके से अगर हम देखें तो ये नीचे किससे कनेक्टेड होगा बच्चों? ये नीचे कनेक्टेड होगा वेंट्रल वेसल से, क्योंकि ये जो वेसल है ये कौन सी है आपकी? वेंट्रल वेसल, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो लैटरल सुप्रा इसोफेजियल वेसल है वहां से जो ब्लड है वो लैटरल इसोफेजियल हार्ट के थ्रू कहां पहुंचता है? वेंट्रल वेसल में पहुंचता है, ठीक है। तो ये सारा जो फंक्शनिंग था एंटीरियर लूप का, आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एंटीरियर लूप का फंक्शन एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, क्या होगा? एंटीरियर लूप्स जो हैं वो लैटरल इसोफेजियल जो येलो वाली वेसल्स हैं उनसे ब्लड लेके रेड वाली वेसल जिसको हमने क्या बोला? सुप्रा इसोफेजियल वेसल को देंगे और फिर यहां से ये लैटरल इसोफेजियल हार्ट की हेल्प से फाइनली कहां पहुंचेगा बच्चों? वेंट्रल वेसल पे पहुंचेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फ्लो ऑफ ब्लड इज, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे जो इसकी मेन जो ब्लड वेसल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे समझना था, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि ब्लड फ्रॉम लैटरल इसोफेजियल वेसल रीचेस टू द वेंट्रल वेसल। तो यही चीज है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब बच्चों यहाँ पे एक समराइज वे में हम जल्दी से इन सभी ब्लड वेसल्स का फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो इंडिविजुअली मैंने सारे फंक्शंस आपको समझा दिए हैं, बस एक बार एक क्विक रिवीजन करेंगे जिससे हमें यह क्लियर हो कि हर ब्लड वेसल का फंक्शन क्या है, मतलब हर ब्लड वेसल के पास कहां से ब्लड आ रहा है और कहां को ब्लड जा रहा है। क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है तो आई थिंक आप सबको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन्स जरूर आए होंगे। सो इस स्लाइड के बाद वो सारे कंफ्यूजन्स आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉर्सल ब्लड वेसल की। मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी जो यहाँ पे लार्जेस्ट ब्लड वेसल है, एक मेन ब्लड वेसल है, वो कौन सी है? डॉर्सल ब्लड वेसल। अब आप याद करिए मैंने आपको बताया था डॉर्सल ब्लड वेसल जो है वो कलेक्टिंग वेसल भी होती है और डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी होती है। मतलब ये ब्लड को कलेक्ट भी कर रही थी और ब्लड को क्या कर रही थी? डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डॉर्सल ब्लड वेसल के पास कहां से ब्लड आ रहा है इसकी बात करें तो आप देखिए ब्लड जो है वो डॉर्सल ब्लड वेसल के पास कहां से आएगा बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल से। और कहां से आएगा? सब न्यूरल वेसल से आएगा। किसकी हेल्प से? कमिश्चरल वेसल की हेल्प से आएगा। कैसे? आइए देखते हैं डायग्राम में। यहां पे देखिए ये जो हमारे पास वेसल है ये कलेक्टिंग नेचर इसका कहां होगा? 14th सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक। 14 सेगमेंट से पीछे वाले सेगमेंट्स में क्या थी?
कलेक्टिंग थी, मतलब ब्लड को क्या कर रही थी, कलेक्ट कर रही थी। कहां से कलेक्ट कर रही थी, तो देखिए लिखा हुआ है कहां से कलेक्ट करेगी, एलिमेंट्री कैनाल से कलेक्ट करेगी। और कहां से कलेक्ट करेगी बेटा, सब न्यूरल वेसल से कलेक्ट करेगी। ठीक है, तो देखिए ये वाली जो वेसल है, ये वाली, ये कौन सी है, सब न्यूरल वेसल। तो यहां से भी ब्लड कहां जा रहा है, डॉर्सल के पास जा रहा है, और उसके साथ साथ कहां से जा रहा है, एलिमेंट्री कैनाल से। तो इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल से भी जा रहा है और इस वाली वेसल से भी जा रहा है। अब इस वेसल से डायरेक्ट तो नहीं जा रहा है, किसकी हेल्प से जा रहा है, इस वेसल की हेल्प से जा रहा है, जिसको हमने क्या बोला, कम्मिशरल वेसल। इतना क्लियर है। तो अभी आप ये क्लियर करिए कि डॉर्सल ब्लड वेसल के पास ब्लड कहां से आ रहा है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल से आ रहा है और एक कहां से आ रहा है, सुप्रा न्यूरल वेसल से आ रहा है, जो सब न्यूरल वेसल है वहां से आ रहा है। ठीक है, अब सब न्यूरल के पास ब्लड कहां से आया, तो देखिए सब न्यूरल वेसल जो होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ब्लड कहां से कलेक्ट करती है, बॉडी वॉल से कलेक्ट करती है। तो ये भी क्लियर हो गया कि बॉडी वॉल से जो ब्लड कलेक्ट किया गया था सब न्यूरल वेसल के थ्रू, वो कम्मिशरल वेसल के थ्रू फाइनली कहां पहुंच गया, डॉर्सल ब्लड वेसल के पास पहुंच गया। इतना क्लियर हो गया। तो अभी ये बिल्कुल क्लियर है कि डॉर्सल ब्लड वेसल के पास ब्लड कहां से आया। अब दूसरे फंक्शन के बारे में बात करते हैं इसके। ये डिस्ट्रीब्यूटिंग फंक्शन की तरह काम करती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल की तरह काम करती है। तो देखिए जो डॉर्सल ब्लड वेसल है, ये बॉडी वॉल और उसके साथ साथ किसको ब्लड ट्रांसफर कर रही थी, एलिमेंट्री कैनाल को। किसको कर रही थी, एलिमेंट्री कैनाल को। और इसका जो ये डिस्ट्रीब्यूटिंग नेचर है बच्चों, ये कहां बताया था मैंने आपको, फर्स्ट से लेके 13th सेगमेंट तक। कहां होगा, फर्स्ट से लेके 13th सेगमेंट तक ये एक डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल की तरह काम करेगी। किसको ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बॉडी वॉल को डिस्ट्रीब्यूट करेगी और उसके साथ साथ कहां करेगी, एलिमेंट्री कैनाल को। आप देखिए यहां पे अगर हम बात करें, ये जो इनिशियल सेगमेंट्स हैं इनकी अगर हम बात करें, तो यहां से देखिए ब्लड जो है वो इस डॉर्सल ब्लड वेसल से कहां जा रहा है, यहां से ये बॉडी वॉल को भी जा रहा है और किसको जा रहा है, एलिमेंट्री कैनाल को भी जा रहा है। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है। तो ये जो चीज है ये फर्स्ट से लेके 13th सेगमेंट तक की बात की जा रही है, फर्स्ट से लेके 13th सेगमेंट तक की बात की जा रही है, जहां पे इसका नेचर कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिंग है। तो आई होप अब आपको डॉर्सल ब्लड वेसल के बारे में क्लियर हो गया। एक जगह पे और ब्लड जा रहा है इस डॉर्सल ब्लड वेसल से, और वो कहां पे है, वो भी आप देखिए, हार्ट के थ्रू ये ब्लड कहां पहुंच रहा है बच्चों, वेंट्रल ब्लड वेसल के पास पहुंच रहा है। देखिए यहां पे 4 पेयर ऑफ हार्ट्स है, ये 4 पेयर ऑफ हार्ट्स हैं। तो ये देखिए आप यहां पे बिल्कुल क्लियर आपको नजर आएगा। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो डॉर्सल ब्लड वेसल है, यहां से ब्लड कहां पहुंच रहा है, यहां से ब्लड पहुंच रहा है वेंट्रल वेसल के पास। और किसके थ्रू पहुंच रहा है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को बेटा क्या बोला हमने, लैटरल इसोफेजियल हार्ट। इसी तरीके से यहां पे ये कौन से हैं बच्चे, लैटरल हार्ट, राइट। तो लैटरल हार्ट और लैटरल इसोफेजियल हार्ट की हेल्प से ब्लड जो है वो डायरेक्टली हमारा डॉर्सल ब्लड वेसल से कहां पहुंच रहा है बेटा, ये पहुंच रहा है वेंट्रल ब्लड वेसल में। क्लियर हो गया। तो ये भी एक इसका डिस्ट्रीब्यूटिंग नेचर है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली जो डॉर्सल ब्लड वेसल है वो किस तरीके से फंक्शन करती है। अब हम लोग बात करेंगे वेंट्रल ब्लड वेसल के नेचर के बारे में। तो देखिए अगेन हमने वही देखना है कि वेंट्रल ब्लड वेसल के पास कहां से ब्लड आया और किसको इसने ब्लड सप्लाई किया, बस इतनी सी चीज हमें देखनी है। ठीक है, तो देखिए वेंट्रल ब्लड वेसल जो है वो मैंने आपको बताया था ऑल अलोंग इट्स लेंथ कैसी होती है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है। कैसी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है, मतलब ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। और ये किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बॉडी वॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और उसके साथ साथ किसको कर रही है, एलिमेंट्री कैनाल को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। मैंने आपको बताया था ना कि बॉडी वॉल को तो ऑल अलोंग इट्स लेंथ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल को कहां कर रही है, 14th सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक। तो 14th सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक अगर हम देखें तो वो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल दोनों को कर रही है, और फर्स्ट से 13th सेगमेंट तक केवल और केवल किसको दे रही थी, ब्लड बॉडी वॉल को दे रही थी। ये क्लियर है। सो नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जो वेंट्रल ब्लड वेसल है इसके पास ब्लड कहां से आ रहा है। तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये डॉर्सल ब्लड वेसल से आएगा हार्ट के थ्रू। उसके अलावा अगर हम देखें तो वेंट्रल ब्लड वेसल के पास और कहां से ब्लड आएगा बेटा, ये आएगा लैटरल इसोफेजियल हार्ट के थ्रू,
और वो कहां से आएगा, सुप्रा इसोफेजियल वेसल से। जैसे मैंने अभी इसके पहले वाली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था कि जो सुप्रा इसोफेजियल वेसल है वहां से लेटरल इसोफेजियल हार्ट के थ्रू ब्लड कहां पहुंचता है, वेंट्रल ब्लड वेसल के पास पहुंचता है। अब क्वेश्चन ये है कि सुप्रा इसोफेजियल वेसल के पास कैसे पहुंचेगा, तो वो कहां से पहुंचेगा, एंटीरियर लूप के जरिए लेटरल इसोफेजियल वेसल से कहां पहुंचेगा, सुप्रा इसोफेजियल वेसल के पास पहुंचेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो लेटरल इसोफेजियल वेसल में ब्लड आया था, कहां से आया था, ये आया था एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल से। तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल से जो ब्लड कलेक्ट किया था लेटरल इसोफेजियल वेसल ने, वो यहां से कहां पहुंचा, एंटीरियर लूप के पास, और वहां से ये कहां पहुंचा, सुप्रा इसोफेजियल वेसल में, और यहां से लेटरल इसोफेजियल हार्ट के थ्रू होते हुए फाइनली कहां पहुंच गया बेटा, ये पहुंच गया फाइनली आपका वेंट्रल ब्लड वेसल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सुप्रा इसोफेजियल वेसल है उसके पास और ब्लड कहां से आता है, क्योंकि ये खुद भी एक कलेक्टिंग वेसल की तरह काम करती है, तो वो कहां से कलेक्ट करते हैं, गिजार्ड और स्टमक से। सो दिस इज हाउ वी हैव अंडरस्टूड कि जो पूरा ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें कौन सी ब्लड वेसल के पास कहां से ब्लड आ रहा है और कहां पे ब्लड जा रहा है। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू स्टडी हियर इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ आगे हम लोग एक टेबल के थ्रू एक बार और समराइज करते हैं इन ब्लड वेसल्स के नेचर को। तो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले डॉर्सल ब्लड वेसल की बात की गई है। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे लिखते हैं लोकेशन। तो डॉर्सल ब्लड वेसल जो है वो कहां लोकेशन लोकेटेड है, टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, राइट। तो ये कहां लोकेटेड है, डॉर्सल साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में। वेंट्रल ब्लड वेसल नाम से ही समझ में आ रहा है कहां होगी, वेंट्रल साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में होगी, राइट। बाकी अगर हम सब न्यूरल वेसल की बात करें तो ये वेंट्रल साइड में है, लेकिन किसके वेंट्रल साइड में, नर्व कॉर्ड के, इसीलिए नाम क्या है, सब न्यूरल वेसल। क्या नाम है, सब न्यूरल वेसल। लेटरल इसोफेजियल वेसल, लेटरल टू एलिमेंट्री कैनाल, नाम से ही समझ में आ रहा है। सुप्रा इसोफेजियल वेसल, डॉर्सल सरफेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज ऑन स्टमक। स्टमक के भी ऊपर अगर हम देखें तो वहां पे हमारे पास क्या होती है, सुप्रा इसोफेजियल वेसल की लोकेशन होती है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो सेगमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कहां होगी, थर्ड से लेके लास्ट सेगमेंट तक पाई जाएगी। जबकि वेंट्रल वेसल की बात करें तो ये कहां होगी, सेकंड से लेके लास्ट सेगमेंट तक पाई गई थी। फिर मैंने आपको बताया 14th सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक कौन सी थी, सब न्यूरल वेसल थी। आगे अगर देखें तो सेकंड सेगमेंट से लेके 13 सेगमेंट तक कौन सी है, लैटरल इसोफेजियल वेसल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से 9th से 13 सेगमेंट में कौन सी होगी बेटा, वहां पे पाई जाएगी सब जो सुप्रा इसोफेजियल वेसल है वो पाई जाएगी। ठीक है, सो ये सेगमेंट्स आप सबने याद करने, जो हमने पीछे पढ़ा उसी को एक समराइज टेबल की फॉर्म में आपको दिया गया। ठीक है, आगे अगर देखें तो वॉल्व्स की बात करते हैं। वॉल्व्स देखिए, वॉल्व्स जो है वो केवल और केवल कहां पाए जाते हैं, डॉर्सल वेसल में। केवल और केवल कहां पाए जाते हैं, डॉर्सल वेसल में। बाकी सब जगह पे आप देखिए वॉल्व्स क्या हैं, एब्सेंट है। सिमिलरली जो मस्कुलर वॉल है, मस्कुलर वॉल, वो भी केवल और केवल कहां पाई जा रही है, डॉर्सल वेसल में पाई जा रही है। बाकी सब जगह पे ऐसी मस्कुलर वॉल क्या होती है, मिसिंग होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, तो मसल्स वॉल में केवल और केवल कहां होंगी, डॉर्सल ब्लड वेसल में पाई जाएंगी। ठीक है, आगे अगर देखें ब्लड फ्लो की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो देखिए सभी में एक जैसा है, बस केवल जो डॉर्सल ब्लड वेसल है वहां पे ये क्या है, डिफरेंट है। यहां कैसा है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, मतलब पीछे से आगे की तरफ ब्लड फ्लो हो रहा है। बाकी सब जगह क्या है, आगे से पीछे की तरफ ब्लड का फ्लो होता है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं उनके बेसिस पे क्वेश्चंस हमको डायरेक्टली यहां से मिल जाते हैं, तो वो आपने अच्छी तरीके से यहां पे याद रखने। ठीक है, आगे अगर देखें फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में हम सबके फंक्शंस को हमने आगे डिटेल में पढ़ा है कि जो डॉर्सल ब्लड वेसल है ये कलेक्टिंग भी होती है और कैसी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग भी होती है। जबकि वेंट्रल ब्लड वेसल जो होती है वो कैसी होती है, केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है। बाकी की जो ब्लड वेसल्स हैं, सब न्यूरल वेसल जो होती है वो कैसी होती है, कलेक्टिंग ब्लड वेसल होती है। लेटरल इसोफेजियल वेसल भी कैसी है, कलेक्टिंग ब्लड वेसल है। सुप्रा इसोफेजियल वेसल भी गिजार्ड और स्टमक से ब्लड को कलेक्ट कर रही थी। तो ये सब कैसी हैं, कलेक्टिंग ब्लड वेसल का नेचर रखती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। तो ये कहां पे डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल की तरह काम करती है, इन फर्स्ट 13 सेगमेंट में। ये क्या करेगी, फर्स्ट 13 सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल है। और ये वेंट्रल वेसल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी अपनी पूरी की पूरी लेंथ में, इन होल लेंथ, ये कैसी होगी बच्चे, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल की तरह काम करेगी। ठीक है, बाकी सब कैसी हैं, कलेक्टिंग वेसल्स होती हैं। तो यहां पे देखिए वो कलेक्टिंग वेसल्स के बारे में लिखा गया है। तो ये 14th से 120th सेगमेंट तक कैसी रहेगी, कलेक्टिंग वेसल रहेगी। यहाँ पे वेंट्रल वेसल कलेक्टिंग वेसल की तरह काम नहीं करती, बाकी सारी की सारी जो है वो पूरी अपनी लेंथ में कलेक्टिंग वेसल की तरह काम करती हैं। ठीक है, सो ये एक बेसिक समराइजेशन था जिसके बेसिस पे आपने बहुत क्लियरली समझा होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज ब्लड वेसल्स, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक सिस्टमेटिक मैनर में अगर आप समझेंगे तो इट विल बी वेरी इजी, राइट। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट ब्लड ग्लैंड्स। तो देखिए ब्लड ग्लैंड्स जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, इनकी लोकेशन की अगर हम बात करें, सो दीज आर 3 पेयर्स एंड प्रेजेंट इन 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट, ठीक है। जहां पे फेरिंग्स वाला पार्ट होता है उस जगह पे अगर हम देखें तो वहां पे ये ब्लड ग्लैंड्स पाई जाती हैं, 4th, 5th और 6th सेगमेंट में पाई जाती हैं। कहां पे होंगी? डॉर्सल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कहां होंगी? डॉर्सल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाएंगी, जहां पे फेरिंग्स वाला पार्ट पाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम इस ब्लड ग्लैंड के फंक्शन की बात करें तो ये जो ब्लड ग्लैंड होती हैं दे फॉर्म द हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन विच इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको मैंने बोला था यहाँ पे इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से ब्लड का प्लाज्मा कैसा हो गया था बच्चे? रेड हो गया था, ठीक है। तो वो जो है वो कहाँ बनेगा? उस हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहाँ होगा? ब्लड ग्लैंड्स के अंदर होगा, ठीक है। तो ब्लड ग्लैंड्स जो है वो हीमोग्लोबिन को फॉर्म करेंगे, उसके साथ साथ ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन भी करेंगे, कुछ ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं उनका भी फॉर्मेशन यहीं पे होता है, ठीक है। तो ये तो इसके फंक्शन हो गए। एचबी एंड ब्लड सेल्स सिक्रेटेड इन डॉर्सल ब्लड वेसल, दैट मीन्स कि जो ब्लड ग्लैंड्स ने हीमोग्लोबिन और ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन किया वो ब्लड सेल्स डायरेक्टली कहाँ सिक्रीट कर दी जाएंगी? डॉर्सल ब्लड वेसल में सिक्रीट कर दी जाएंगी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ब्लड ग्लैंड्स। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट लिम्फ ग्लैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल 26 सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक ये लिम्फ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब अगर हम लिम्फ ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो ये 1 पेयर होती हैं हर सेगमेंट में, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें दे फॉर्म द फैगोसाइटिक, और ये जो फैगोसाइट्स हैं उनको बनाते हैं और उनको पोर कर देते हैं कहाँ पे? बॉडी कैविटी में। मतलब जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन जो करेंगी वो कौन करेगा? लिम्फ ग्लैंड्स करेंगी, राइट। सो दिस वाज अबाउट लिम्फ ग्लैंड्स। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम द बिगनर बॉक्स 3, ओके। सो बिगनर बॉक्स 3 में पहला जो क्वेश्चन है, इन अर्थवॉर्म फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपन को ढूंढना है यहाँ पे। तो देखिए बक्कल कैविटी प्रेजेंट इन 1st to 3rd सेगमेंट, इट इज राइट, ओके। तो ये सही है। इसके बाद क्या कह रहा है? ईसोफेगस प्रेजेंट इन 5 to 7 सेगमेंट, बिल्कुल सही है। फिर क्या कह रहे हैं? कैल्सीफेरस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन फेरिटिमा, ये गलत है। देखिए जो फेरिटिमा है उसके अंदर कैल्सीफेरस ग्लैंड्स जो है वो एब्सेंट होती हैं। इन जनरल अगर अर्थवॉर्म की बात की जाएगी तो वहां पे कैल्सीफेरस ग्लैंड पाई जाती हैं। ऑल्दो आपके एनसीईआरटी में ये दिया गया है कि कैल्सीफेरस ग्लैंड्स जो हैं वो अर्थवॉर्म के स्टमक में पाई जाती हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन मैंने आपको बताया था, ह्यूमस को न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं। ह्यूमस में जो ह्यूमिक एसिड होती है उसको न्यूट्रलाइज करने का ये काम करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको फेरिटेमा की बात की जाएगी तो वहाँ पे ये जो कैल्सीफेरस ग्लैंड है वो क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फेरिटेमा है उसके अंदर कैल्सीफेरस ग्लैंड्स नहीं है, राइट। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाइवा इज सिक्रीटेड बाई। तो मैंने आपको बताया था सलाइवा कौन सी सेल से सिक्रीट हो रहा था? क्रोमोफिल सेल्स। कौन सी सेल्स थी? क्रोमोफिल सेल्स। और ये कहाँ पाई जा रही थी बच्चे? फेरिंग्स के अंदर पाई जा रही थी, ठीक है। तो फेरिंग्स में पाई जाने वाली जो क्रोमोफिल सेल्स हैं उन्हीं से क्या सिक्रीट हो रहा था? सलाइवा सिक्रीट हो रहा था। और इसीलिए ऐसा बोला गया था कि जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? क्रोमोफिल सेल्स के थ्रू। जो सलाइवा सिक्रीट हुआ उसके थ्रू ही डाइजेशन स्टार्ट होगा फेरिंग्स वाले रीजन में, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। आगे अगर देखें तो कह रहे हैं इंटेस्टाइनल सीका प्रेजेंट ऑन। अब इंटेस्टाइनल सीके की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 26 सेगमेंट से लेके 22 सेगमेंट तक हमारे पास ब्लाइंड सैक कॉनिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल सीके। और ये इंटेस्टाइनल सीके एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं, जहां से बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 to 26 सेगमेंट, ठीक है। ऑल्दो अगर ये 26 से 22 दिया होता दैट विल बी मच बेटर, बट यहाँ पे चूंकि और सारे ऑप्शंस नहीं मैच हो रहे हैं, सो दिस विल बी द बेस्ट करेक्ट, दैट इज 22 to 26 सेगमेंट, राइट, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कह रहे हैं वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन। तो अभी हमने एक कंपैरिजन की टेबल देखी थी ब्लड वेसल्स की, वहां से बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। वहां पे मैंने आपको बताया वॉल्व्स जो होते हैं वो केवल और केवल कहाँ होते हैं? डॉर्सल ब्लड वेसल में पाए जाते हैं, बाकी कहीं पे भी वॉल्व्स नहीं पाए जाते। अगर इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करें कि मसल्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ, तो भी आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा डॉर्सल ब्लड वेसल, क्योंकि मस्कुलर वॉल जो है वो भी केवल और केवल कहाँ है? डॉर्सल ब्लड वेसल के पास होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो कह रहे हैं इन फेरिटिमा ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ब्लड जो है
वो रेड किसकी प्रेजेंस की वजह से है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये जो हीमोग्लोबिन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। बताया था मैंने आपको, प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसी वजह से प्लाज्मा जो है वो कैसा होता है? रेड कलर का होता है। और ऐसी हीमोग्लोबिन को हमने क्या बोला था? इस हीमोग्लोबिन को बोला था इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन या इरेथ्रोक्योरिन, राइट। तो ये आपके बिगिनर बॉक्स 3 के क्वेश्चंस हैं। आगे अगर हम देखें तो कमिशरल वेसल सप्लाई ब्लड टू। अब देखिए कमिशरल वेसल जो है वो ब्लड किसको दे रही थी? डॉर्सल ब्लड वेसल को ब्लड सप्लाई कर रही थी, उसके साथ साथ किसको कर रही थी? एलिमेंट्री कैनाल के, बेसिकली इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, उसको ब्लड सप्लाई कर रही थी। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल और डॉर्सल ब्लड वेसल को ब्लड सप्लाई करते हैं, बिकॉज दीज कमिशरल वेसल्स ये 14th सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक पाई जाती हैं, 1 पेयर इन ईच सेगमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहां से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कह रहे हैं अमंग दीज इन विच ऑफ द ब्लड वेसल्स ब्लड फ्लोज फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर, मतलब पीछे से आगे की तरफ उल्टी डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो कहां होता है? एक ही ऐसी ब्लड वेसल हमने देखी थी जिसके अंदर पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन में, मतलब बैकवर्ड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो हो रहा था, एंड दैट वाज व्हाट? दैट वाज डॉर्सल ब्लड वेसल। तो आंसर क्या होगा? डॉर्सल ब्लड वेसल। क्लियर?